नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। और आज इसी क्रम में हमारे पास बहुत ही आपके महत्वपूर्ण की जानकारी है। और लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार में क्या है खास। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बिहार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसानों को बना रहा है समृद्ध। स्प्रिंकलर विधि से फसलों का पटवन, जल संकट का समाधान। बरसात के मौसम में अच्छे से करें मछलियों का आहार प्रबंधन। बिहार में अभी 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत है। एक वैशाली के देसरी में जहां आम के पौधे तैयार हो रहे हैं और दूसरा नालंदा जिले के चंडी में जहां सब्जियों की पौध उगाई जा रही है। किसान भाइयों, आप भी यहां जरूर जाएं और प्रशिक्षण लें और यहां से पौधे लाकर अपने खेतों में लगाएं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पौधा तैयार करने और नई तकनीक के फल एवं सब्जियों की खेती के लिए की गई है। पौधा उत्पादन इसका लक्ष्य है। नर्सरी एकदम हाईटेक है, जहां तैयार किए गए पौधे रोग मुक्त होते हैं। किसानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को देखने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान यहां की नर्सरी में तैयार पौधे ले जाकर खेती कर रहे हैं और उन्नत तकनीक की खेती से उनके जीवन में सुखद बदलाव भी नजर आ रहा है। ये दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हमारा मुख्य कार्य होता है यह कि वहाँ कैसे हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराएं किसान बंधुओं को। वहाँ से हम लोग आम, लीची और विभिन्न प्रकार के पौधों का उत्पादन करते हैं और सब्जी के भी पौध उत्पादन हम लोग करते हैं, जो कि डिजीज़ फ्री, जिसमें कि रोग रहित पौधा होता है। और काफ़ी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम लोग हाईटेक नर्सरी में तैयार करके किसान बंधुओं को उपलब्ध करा रहे हैं। सतह से नीचे उतरता पानी और मॉनसून का भी दगा दे जाना पटवन की समस्या को और भी बढ़ा देता है। ऐसे में अगर हमारे किसान धान या किसी भी फसल की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति से करें तो फसल को पानी भी मिलेगा और पानी बचेगा भी। फ्लड इरिगेशन वर्तमान समस्या का एक बड़ा कारण बन चुका है। सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धतियां ऐसी स्थिति में बेहद कारगर साबित हो रही है। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के मुकुंदपुर सरसई ग्राम के किसान राहुल प्रसाद यादव से, जिन्होंने 1 एकड़ में हरी मिर्च की खेती की है। खेती को ही इन्होंने अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत बनाया है। ये कहते हैं कि मिर्च की खेती में 50 से 60% मुनाफा मिल जाता है। मत्स्य पालक किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है। इस समय तालाब में तापमान अपेक्षाकृत कम हो रहा है। इस स्थिति में आप मछलियों का आहार प्रबंधन अच्छे से करें, नहीं तो मछलियां बीमार पड़ सकती हैं। सर्दी और बरसात का मौसम मछलियों के लिए हानिकारक होता है। धूप नहीं निकलने या कम निकलने के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। तालाबों में सूर्य की रोशनी से ही ऑक्सीजन पानी में घुलता है और मछलियां अपने गलफड़ों के माध्यम से तालाब के पानी में घुले ऑक्सीजन से सांस ले लेती हैं। ऐसे में मछलियों के आहार की मात्रा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ज़्यादा भोजन करने के बाद मछलियां सुस्त पड़ जाती हैं और उनकी गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं होता है। इसलिए सुस्ती को तोड़ने के लिए बरसात के समय में भोजन की मात्रा कम कर दें। साथ ही ज्यादा आहार से पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। बकरी पालक किसान भाइयों, बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बहुत से किसान बकरी पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। ऐसे में अगर आप वैशी प्रजाति की बकरियां पालें जो यहाँ की आबो हवा के अनुकूल हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकेगा। पशु वैज्ञानिक ब्लैक बंगाल और बारबरी नस्ल की बकरियां पालने की अनुशंसा करते हैं। ये देसी नस्ल की बकरियां रोग रोधी भी होती हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार रहे। बैगन 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2,400 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और भिंडी 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, चलते चलते आप देखिए मौसम का मिजाज और अपनी खेती का खाका खींचिए। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में आसमान पर बादलों का कब्जा रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित खेत से सब्जी फसलों जैसे टमाटर, बैगन, मिर्ची, भिंडी, मूली सहित कद्दू वर्गीय सब्जियों से फलों का संग्रह कर लें। तो किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार के साथ साथ मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। किसान भाइयों, आज मंगलवार है और आज के दिन हम फोन इन लाइव के माध्यम से आपके सवालों का जवाब हम अपने विशेषज्ञ से प्राप्त कराते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके जेहन में कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, तो फ़ोन इन लाइव के माध्यम से आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे जुड़कर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्टूडियो, जहां हमारे विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में कई फसलों के हमारे यहाँ संभावनाएं बनती है, जिसमें धान सबसे महत्वपूर्ण फसल है। धान के अलावा मक्का है, मूंग है, इस तरह के फसलों के साथ आप खेती कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि खरीफ के इन फसलों में लगने वाले कीट एवं उसके क्या प्रबंधन होंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर प्रवीण दादा साहब माने, जो वरीय वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान विभाग के, उद्यान महाविद्यालय नालंदा नूरसराय से आए हैं। आप इनके साथ जुड़ के प्रश्न कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको डायल करना होगा 1800-3456171। तो इस नंबर का उपयोग करें और इसके टोल फ्री नंबर है, इसके साथ जुड़कर आप प्रश्न कर सकते हैं कि खरीफ में जो भी फसल आप लगाए हो उसमें अगर कोई कीट का प्रकोप हो रहा है तो आप उसके विषय में ज़रूर जानकारी लें। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान में धान की हमारी फसल है, जो बहुत जगहों पे 50-60 दिन के आसपास की हो गई होगी, तो उसमें तत्काल में किस कीट के प्रकोप की सबसे ज़्यादा संभावना बनती है? ठीक है, तो धान जो हमारा प्रमुख फसल है खरीफ मौसम में, तो उसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं कि धान का तना छेदक कीट है, भूरा तना मधुआ कीट है, बाद में आपका सांधा कीट है, गंधी कीट है, सैनिक कीट है, पत्र लपेटक कीट है। तो सबसे अभी जो ज़्यादा बहुत सारे ज़िलों में जो कीटों का प्रकोप हुआ है उसमें तना छेदक कीट ज़्यादा हो रहा है। तो यह तना छेदक कीट की विशेषता यह है कि इसकी मादा जो है पहले पत्तियों की निचली सतह पे अंडा देती है। अंडे से बाहर आने के बाद पिल्लू पहले पत्तियों को, कलियों को खाता है और बाद में जब धड़ा को छेद बना के अंदर का भाग खाता है, जिसकी वजह से तना सूख जाता है और पौधा गिर जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए पहले किसानों ने कर्षण विधि अपनाना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि कर्षण विधि करने के बाद अगर उस पर नियंत्रण नहीं अच्छा हो गया तो रासायनिक विधि किसानों ने अपनाना चाहिए। जैसे कर्षण विधि अपनाते समय किसानों ने खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, खेत में बर्ड पर्चर की व्यवस्था करना चाहिए, प्रकाश फंदा लगाना चाहिए, फेरोमोन फंदा 10 प्रति हेक्टर की दर से लगाना चाहिए। बाद में रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, जो मित्र कीट है उनकी संख्या फसल में बढ़ाना चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर तना छेदक कीट आप अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सके तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव आपको बहुत ज़रूरी है। तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव
आप स्पर्शजन्य कीटनाशक दवा कर सकते हैं। फोजालोन क्विनोलफॉस 1 या 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हाँ। हैं पहले। हेलो हेलो हेलो, चलिए लग रहा है कट गया जी, बताएं आप इसमें। तो सर सबसे रासायनिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। और उसमें दूसरा जो कीट है भूरा तना मधुआ कीट, रस चूसने वाला कीट है, उसकी वजह से भी नुकसान हो जाता है। जैसे आप अखबारों में अभी किसान भाई पढ़ रहे होंगे कि दहिया कीट, ये रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हो गया है। अब हिंदुस्तान वगैरह जो अखबार है आजकल 2-4 दिनों में ये दहिया कीट का लगातार लेख आ रहा है। तो उसमें दहिया कीट, बाद में ये भूरा तना मधुआ कीट, ये रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अभी बहुत सारे जिलों में बिहार में हो रहा है। तो इसकी एक कीट क्या करता है कि शिशु एवं वयस्क लगातार पत्तियों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पीली हो रही है, बाद में लाल हो रही है और पौधा सूख रहा है, बढ़वार रुक रही है। तो इस साल रस चूसने वाले कीटों का जो दहिया कीट का प्रकोप अभी हो रहा है, भूरा तना मधुआ कीट, इसकी वजह है कि इस साल क्या हुआ है कि ज़्यादा तापमान बढ़ने की वजह से और बारिश कम होने की वजह से इन कीटों का प्रकोप हुआ है, रस चूसने वाले कीटों का। मतलब उच्चतम तापमान ज़्यादा हो गया है और धान की रोपाई कुछ किसानों ने थोड़ा लंबित किया है, देर से किया है, ये भी उसका कारण है। तो पत्तियां अगर लाल हो रही तो जिंक की कमतरता है, जस्त की कमतरता है ज़मीन में, तो आप जिंक सल्फेट ज़मीन में डाल सकते हैं। और ये जो रस चूसने वाले कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए आप अंतरप्रवाही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, मित्र कीटों का संवर्धन कर सकते हैं। आप जानते हो कि अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा बहुत सारे हैं, जैसे मिथिल डायमेटॉन है, मेटासिस्टॉक, डाइमिथोएट, इमिडाक्लोप्रिड, बहुत सारे मैलेथियन वगैरह, कौन सी भी अंतरप्रवाही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके आप ये भूरा तना मधुआ कीट, बाद में लगने वाला दहिया कीट, ये आप अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये धान के मुख्यतः जो अभी प्रमुख समस्या हैं बिहार में, ये तना कीट, भूरा तना मधुआ कीट, दहिया कीट के नियंत्रण आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी एक किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। राम कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो झारखंड से बोल रहे हैं जी, झारखंड से बोल रहे हैं जी, आप अपना प्रश्न बताइए। हमारा प्रश्न है कि मिर्च पत्ते ऊपर की ओर सिकुड़ जाते हैं और झींगा का पत्ता ऊपर की ओर सिकुड़ जाता है, उसका परफेक्ट इलाज होता है। धान की ही बात कर रहे हैं या किसी और फसल की? धान के नहीं, मिर्च मिर्च में पत्ते ऊपर, पत्ते जो होते हैं ऊपर की ओर सिकुड़ जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अब झींगे के पत्ते भी होते हैं, वो भी ऊपर की ओर सिकुड़ जाते हैं, कटोरी टाइप बन जाता है। ठीक है। मिर्च का फसल है जिसमें पत्ते सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाते हैं। तो किसान भाई बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, क्योंकि जो मिर्च है उसमें आपका हरा मिर्च हो या दूसरा कोई मिर्च, तो उसमें रसाद कीट आता है, रस चूसने वाला कीट। तो ये रस चूसने वाला जो कीट है, रसाद कीट, लगातार इसके शिशु एवं वयस्क लगातार पत्तियों से रस चूसने की वजह से वो जो बोल रहे हैं वैसे पत्तियां पीली पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। तो जैसे मैंने यह अभी धान की हमारी चर्चा की कि रस चूसने वाले जैसे कीट अभी आ रहे हैं कि दहिया कीट है, भूरा तना मधुआ कीट है, उसके जैसे अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा आप छिड़काव करके, इमिडाक्लोप्रिड हो, मिथिल डायमेटॉन, मेटासिस्टॉक्स या आपका मैलेथियन, जो अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा 1 या 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से आपका जो मिर्च का ये रसाद कीट है, पत्तियां पीली हो रही, जो आपका प्रश्न है वो दूर हो जाएगा और आपका मिर्च जो है रसाद कीट से सुरक्षित हो जाएगा। चलिए, अभी वक्त तो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं।
भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं खरीफ के मौसम में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उसके प्रबंधन की, और जिसमें अभी हम लोगों ने धान में लगने वाले प्रमुख कीटों की चर्चा की। हमारे किसान भाई एक मिर्च के विषय में भी जानकारी चाहे, तो इस प्रकार अभी जो मौसम है जिसमें तापमान बढ़ा हुआ है, सामान्यतः तापमान बढ़ा हुआ है और वर्षा का भी कमी है, इस स्थिति में कई सारे कीटों के प्रकोप की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो धान में जिन कीटों के प्रकोप की बात हुई उसमें आप प्रमुख कीट की बात चर्चा हमारे विशेषज्ञ की है, आप इसका दवाओं का उपयोग करके उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। अभी एक किसान भाई हमारे फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं। हम बोल रहे हैं बांका डिस्ट्रिक्ट से। सूखे के कारण रोपाई देरी से हुई, क्या वो फसल अच्छी होगी? किस फसल का आपने रोपाई देरी से किया है? धान की रोपाई सर। धान की रोपाई देरी से हुई, क्या संभावना लगती है? ठीक है मैडम, बहुत सही सवाल पूछे हैं कि मैंने पहले ही बताया था कि जो धान की रोपाई बहुत सारे किसान देरी से किए हैं, और साथ साथ ये हुआ है कि उच्च तापमान बढ़ा हुआ है, बारिश कम है, तो इसकी वजह से धैया कीट का आक्रमण ज़्यादा हो गया है। साथ साथ मैडम आप जानते हो कि चतरा कीट और चतरा रोग और यह झुलसा रोग का भी प्रकोप धान पे हुआ है। तो उसी कारण है कि वो जो बोल रही है कि लंबित मतलब धान की रोपाई लंबाई की वजह से तापमान ज़्यादा होना, बारिश कम होना, बरसात कम होना, इसकी वजह से धान में मुख्यतः जो कीटों और रोगों का प्रकोप हुआ है। कीटों में धैया कीट का प्रकोप अभी बहुत सता रहा है किसानों को। झुलसा कीट, झुलसा रोग, चतरा रोग, ये भी बहुत आक्रमण हो चुका है। तो जो आपने संदेह मतलब जो शंका उत्पन्न की है कि आपकी थोड़ी गलती हुई है, नहीं ऐसा नहीं, धान की रोपाई समय पर होना चाहिए, आपने थोड़ा लंबित की है। लेकिन जो मैंने अभी रासायनिक दवा वगैरह सब हम बताए हैं, जो कृषि विभाग रोज हिंदुस्तान या इतर अखबारों में भी रासायनिक दवाओं का आपको जो नाम दे रहा है, वही रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके आप उसे अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो इतना घबराने की बात नहीं है। आप अपना धैया कीट, बाद में आपका झुलसा रोग, चतरा, ये जो समस्याएं हैं थोड़ा लंबाई होने की वजह से रोपाई में, ये आप अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं, उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो धान की फसल सामान्य तौर पे सब जगह देर से लगी है, इसलिए किसानों की चिंताएं भी वाजिब है। अभी एक और किसान भाई फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, प्रश्न उनका लेते हैं पहले। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, बोला जाए, प्रश्न पूछे जी। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताएं पहले। बेगूसराय से प्रवीण चंद्र सिंह बोल रहे हैं। जी प्रवीण जी, आप अपना प्रश्न बताइए। सर, यहाँ पर जो है ना पपीता जैसे लगाते हैं, कोई भी वैरायटी बहुत अच्छा चलता है। जैसे ही उसमें फली लगता है और 50 ग्राम 40 ग्राम का हुआ, 2-4 फला, उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है वो टेढ़ा होकर के, पीला होकर के खत्म हो जाता है पहले ही समय। जी, तो इसके लिए क्या उपाय करना होगा? जिस खेत में आप पपीता लगा रहे हैं उसमें कितने वर्षों से आप पपीता लगा रहे हैं? ये तो डेरा के आसपास है, 10-20 धूट जमीन उसी में जी। अच्छा, पहले हो जाता था, अब लगाते हैं तो होता ही नहीं, बस उसी स्टेज में आके खत्म हो जाता है। ओके, चलिए, इनका प्रश्न है कि पपीता का है। ठीक। तो हमारा अभी खरीफ मौसम के अनाज की फसलों के बारे में हो रहा है चर्चा, लेकिन फिर भी किसान भाई बोले कि पपीता मतलब फल के बारे में पूछे हैं। तो उसमें जो है पपीता का मुझे लग रहा है, या अभी कैसा बिना देखे तो एग्जैक्ट उनको दवा बताना मुश्किल है। जब तक जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको हमारा पूरा डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर उपचार देते हैं, वैसे पपैया में मोज़ेक रोग आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ विषाणुजन्य या रोग वगैरह कुछ ग्रासित होने की वजह से आपका पपैया का हो गया। तो जो
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या अन्य कुछ जो कुछ रासायनिक दवाओं है, रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके आप उससे जो रोग या कीट जो कुछ लगा हो उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं पपीता में। चलिए, तो उनका मुख्य रूप से है कि ऊपर से झुक के टूट जाता है, खैर उसका इलाज वो कर सकते हैं। अभी वक्त तो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं खरीफ के मौसम में लगने वाले प्रमुख फसलों में कीट की बात कर रहे हैं और आपके इलाके में भी कुछ कुछ फसलों पे जो कीट का प्रकोप हो रहा है उसकी जानकारी मिल रही है। अभी तक हम लोग ने मुख्य रूप से धान की बात की, लेकिन डॉक्टर साहब मक्का भी हमारे प्रदेश में खरीफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो मक्के में किस तरीके से उनको अभी मतलब कौन कीट प्रमुख होगी और उसके नियंत्रण के लिए क्या करना होगा? हाँ ठीक है, मक्का भी हमारे यहाँ प्रमुख अनाज की फसलें हैं खरीफ मौसम में। बहुत सारे जिलों में अभी मक्का उत्पादक किसान जो है हमारे पास आते हैं और कुछ पूछते हैं सवाल। तो जैसे बहुत अच्छा आपने बोला कि मक्का के बारे में जो प्रमुख कीट है, तो उसमें जैसे धान में तनाछेदक कीट आता है, वैसा मक्का में भी तनाछेदक कीट आता है। रस चूसने वाले कीट आते हैं, जैसे लाही है, हरा तेला है, रसाद कीट है, सफ़ेद मक्की है। तो तनाछेदक कीट ये जो प्रमुख मक्के का कीट है, को जैसे धान में आता है वैसे ही इसका नुकसान करने का तरीका है। जैसे इसकी मादा पत्तियों के निचली सतह पे अंडा देती है। अंडे से बाहर आने के बाद पिल्लू पहले पत्तियों को खाता है और बाद में मक्के के तने में छेद बना के अंदर का मुलायम भाग खाता है, जिसकी वजह से जो मक्के का पौधा है सूख जाता है, गिर जाता है और किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला मक्के का ये कीट है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कर्षण विधि भी अपनाना चाहिए और रासायनिक विधि भी अपनाना चाहिए। जैसे आप ये कार्बोफ्यूरॉन 3G है दानेदार अथवा फोरेट 10G है दानेदार 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से खेत में भुरकाव किया तो आप उसे अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। मित्र कीटों का संवर्धन करना है, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना है। किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं, मुकेश कुमार जी। प्रश्न बताएं मुकेश जी। इस बार धान की हेलो जी जी बोलें, आपकी आवाज़ आ रही है। इस बार धान की हेलो आप बोले। आपकी धान की रोपाई नहीं हुआ है सर, पानी नहीं पड़ने के कारण जी। तो कौन सा फसल इस बार पे लगाया जाए? उसमें धान की अगर आपने रोपाई नहीं की है तो वैकल्पिक फसलों में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मक्का के लिए जा सकते हैं, आप कम अवधि के सब्जियों के लिए जा सकते हैं। यदि आप दूसरे फसल के तौर पे गेहूं की खेती करना चाहते हैं तब तो उसमें सब्जियों की कई सारी विकल्प आपको मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, हम लोग मक्के में जो प्रमुख कीट है उसकी बात कर रहे थे। ठीक कर रहे थे। तो तनाछेदक कीट का नियंत्रण करने का हम तरीका बताए। बाद में उसमें रस चूसने वाले कीट आते हैं, जैसे लाही है, हरा तेला है, रसाद कीट है, सफ़ेद मक्की है। तो उसमें जो रस चूसने वाला हरा तेला है, इसके शिशु एवं वयस्क लगातार पत्तियों से रस चूसते रहें।
और पत्तियों से लगातार रस चूसने की वजह से पौधे की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके लिए अंतर्प्रवाही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना जरूरी है, क्योंकि लगातार रस चूसने की वजह से क्या हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और बाद में हॉपर बर्न ये जो दिखता है वो दिखता है कि ज़्यादा पत्तियां जले हुए जैसे लगती है। तो अंतर्प्रवाही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। साथ साथ उनके जो मित्र कीट है लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपा, इनकी संख्या जो है फसल में बढ़ाकर आप मक्का को नियंत्रित कर सकते हैं। बाद में मक्का में भुट्टा छिद्रक कीट आता है, कजरा कीट आता है, दीमक आता है। जैसे आप जानते हैं कि मक्का में और एक नुकसान करने वाला कीट जो कजरा कीट बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है अभी इसी समय में भी। तो इस कीट को थोड़ा चिंतित है किसान, क्योंकि ये जो कीट है इसके शिशु दिन में मिट्टी के दरार में छिपे रहते हैं और रात के समय मिट्टी के बाहर आकर मक्के के फसल को जमीन की सतह से काट देते हैं। तो पौधा गिर जाता है और नुकसान हो जाता है। मतलब दिन में जब किसान ढूंढते हैं तो कीट मिलेगा नहीं, इसलिए जो रासायनिक दवा हमको कुछ मिट्टी में मिलाना है, जैसे कार्बोफ्यूरॉन 3G 25 किलोग्राम अथवा फोरेट 10G 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से मिट्टी में मिलाए तो एक कचरा कीट, क्योंकि रात को नुकसान करने वाला कीट है, उसे हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। बाद में उसमें श्वेत गडार आता है, भुआ पिल्लू आता है, जब भुट्टा लग जाए तो भुट्टा छिद्रक कीट आता है। तो उसके नियंत्रण के लिए स्पर्शजन्य कीटनाशक दवा फुजालोन क्विनोलपॉस 1 या 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर आप मक्का का छिड़काव करके आप उसे नियंत्रित अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए, तो मक्का में मुख्य रूप से 2 तरह की दवाओं का छिड़काव आप कर सकते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, स्पर्शजन्य भी है, अंतर्प्रवाही भी है। अंतर्प्रवाही भी है, जो कि मुख्य रूप से जो चूसक कीट हैं उसके लिए आप अंतर्प्रवाही का प्रयोग करें, और जो ऊपर से ऐसे नुकसान कर रहे हैं सुंडियां, उनके लिए स्पर्शजन्य कीटनाशक दवा कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक हरा फुंदका भी बहुत बाद के दिनों में, या BPH का है, हाँ वही वो पैडी में धान में आता है। तो वही बोला कि ये जो रस चूसने वाला कीट है, लगातार इसके शिशु एवं वयस्क लगातार पत्तियों से रस चूसते हैं, पीली पड़ते हैं। एक किसान भाई वही बोल रहे थे। बाद में पीले पड़ने का उसका अगला स्टेप होता है, अगले स्टेज में जाता है तो पूरा जला हुआ जैसा पत्तियां दिखती है, तो उसे हॉपर बर्न बोलते हैं, क्योंकि जला हुआ जैसा लगता है। तो उसमें भी रस चूसक, हाँ रस चूसी कीट है। तो उसके लिए अंतर्प्रवाही कीटनाशक दवाओं से आप उसे अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे खरीफ की फसलों में लगने वाली प्रमुख कीट एवं प्रबंधन। अभी आने वाले समय में और भी इस तरह की कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जब कभी ऐसी कोई समस्या आए तो आप हमें पत्र लिखें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,00,001 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com। तो जब कभी आपको जानकारी की ज़रूरत पड़े आप हमें अपना मित्र समझें, पत्र लिखें और हम आपके लिए एक बेहतर वार्ता लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। डॉक्टर साहब, आज आप आए इसके लिए धन्यवाद सर।